हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चे, मुझे उम्मीद है कि आपने पार्ट वन को बहुत अच्छी तरीके से देख लिया होगा। यहाँ बच्चे आज अपन स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं पार्ट टू। पार्ट टू बच्चे जो अपन स्टार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 4 से अपन स्टार्ट करेंगे। और इन क्वेश्चंस को बच्चे, यहाँ तक कि जो पार्ट वन में एक एक नंबर के क्वेश्चन थे बच्चे, आपने ध्यान दिया या नहीं, लेकिन पार्ट टू में बच्चे आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है, क्योंकि ये कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है बच्चे। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें आपको नॉलेज मिलेंगी, भरपूर नॉलेज मिलेंगी। तो आप बहुत ध्यान पूर्वक अच्छी तरीके से देखेंगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 को, है ना। और एग्जाम बहुत नजदीक है बच्चे, है ना, तो जरूर जल्दी से जल्दी आप देख लीजिए, है ना। और अपने जो भी आपके दोस्त हैं, है ना, आपके पास जो भी फ्रेंड हैं, उन्हें शेयर कर दीजिए कि कॉम्पिटेंसी के जितने भी क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन इस प्लेटफॉर्म पे कराए जा रहे हैं बच्चे। तो जल्दी से जल्दी देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 को। अगर मैं स्टार्ट करूं बच्चे, बहुत ध्यान पूर्वक आपको देखना है, एक एक चीज क्वेश्चन नंबर 4 को देखना है। यहां पे कह रहा है द पीएच ऑफ अ 3 सॉल्यूशन। सबसे पहले 3 सॉल्यूशन है बच्चे, ठीक है। कौन कौन से ऐसे 3 से सॉल्यूशन है? एक पी है, एक क्यू है, एक आर है। मैं बना देता हूं बच्चे। एक है ये आपका सॉल्यूशन, एक पी, ये एक पी टाइप का सॉल्यूशन है बच्चे। एक ये है सॉल्यूशन क्यू, और एक है सॉल्यूशन बच्चे आर, पी क्यू आर। ये 3 टाइप के बच्चे आपको सॉल्यूशन दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छी बात है, 3 टाइप के सॉल्यूशन इन्होंने दे दिया। उसके बाद इज गिवन इन द टेबल, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू फॉलो। आपको इन तीनों के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ए बी और सी, इन तीनों के क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। पहला ये कह रहा है कि अगर सॉल्यूशन मेरे पास पी है, तो उसका जो पीएच है बच्चे, सॉल्यूशन पीएच जो होगा पी का, ये है पीएच इसका 1। दूसरा, क्यू का जो पीएच है बच्चे, ये है आपका 7। तीसरा, इसका जो पीएच है बच्चे, ये है 14, है ना। आपको कह रहा है 3 तरीके के सॉल्यूशन है, ठीक है। एक पी और एक क्यू और एक आर। हमने 3 सॉल्यूशंस को बना लिए, उनके इन्होंने अलग अलग पीएच दिए हुए, हमने ऑलरेडी पीएच लिख दिए, ठीक है। दूसरी चीज, जैसे जैसे बच्चे क्वेश्चन में कहेगा, उसी तरीके से हमें आगे की तरफ मूव करना है। दूसरी चीज, जैसे ही पी क्यू ये हमारा आर हो गया, अब ये कह रहे हैं हमसे, पहले क्वेश्चंस को ये कह रहे हैं सॉल्व कर दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे, इसको बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि, पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, विच ऑफ दिस सॉल्यूशन कुड पॉसिबली रिएक्ट विथ जिंक मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, है ना, टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे, एक सेकंड, है ना, टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैसेस, है ना। चलिए, तो आपको क्या करना है बच्चे, यहाँ पे कौन सा ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसमें हाइड्रोजन गैस, है ना, प्रोड्यूस हो रही है। तो पहला आप ले लीजिए, पहला आप यहाँ पे बना सकते हैं सॉल्यूशन, कौन सा है, पी। मैं दोबारा बना दूं, है ना। ये आपका एक है पी, क्यू, ये है आपका आर, ये है आपका बच्चे पी, ये है क्यू, ये आपका आर। पी का जो आपका पीएच दिया हुआ है सिंपली, पी का पीएच दिया हुआ है 1, और क्यू का पीएच दिया हुआ है सिंपली 7, और पीएच आर का दिया हुआ है कितना, है ना, 14। अब आप पहला क्वेश्चन कर दीजिए बच्चे, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को देखिए और जल्दी से जल्दी इसका क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। विच ऑफ दिस सॉल्यूशन, इन तीनों में से ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है, कुड पॉसिबली रिएक्ट विथ जिंक मेटल, जो जिंक मेटल से रिएक्ट करे टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। इन तीनों में से, कितने में से, तीनों। तीनों क्या है, तीनों एक तरीके के बच्चे सॉल्यूशन है, एक पी और एक क्यू और एक आर। ये कहना चाह रहे हैं अगर ये 3 सॉल्यूशन है मेरे पास बच्चे, तो इन तीनों में से कौन कौन सा ऐसा सॉल्यूशन होगा जो जिंक के साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो मैंने ये देखा कि अगर पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो ये मान लो मेरे पास जिंक है, तो यहां पे मुझे ये भी तो पता करना है कि अगर ये जिंक है तो किस किस के साथ रिएक्ट करेगा। तो सबसे पहले आप एक चीज ये भी याद रख लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, इस ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी भी है। अगर पीएच 1 होगा तो बच्चे सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक। पीएच अगर 7 होगा तो सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल। कैसा होगा सॉल्यूशन, न्यूट्रल। और अगर पीएच 14 हुआ तो सॉल्यूशन कैसा होगा बच्चे, बेसिक। बेसिक, और बेसिक में क्या होता है, OH। क्या होता है, OH। तो यहाँ पे आप देखेंगे विच ऑफ दिस सॉल्यूशन कुड पॉसिबली रिएक्ट विद, तो देखो जिंक है बच्चे, तो जिंक तो बच्चे देख लो, सबसे पहले तो ये एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि अगर जिंक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कैसे, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये मान लो आपके पास जिंक है और ये मान लो आपके पास एसिड है, तो ये क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस H2, ये H2 बच्चे रिलीज हो जाएगी, ठीक है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जिंक एक जो सॉल्यूशन था एसिड वाला, उसके साथ तो ये रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन निकालेगा, लेकिन
जिंक जो है बच्चे ये क्या करेगा, जिंक जो है ये आपका बेस के साथ भी रिएक्ट करता है बच्चे। ये जिंक जो है बेस के साथ भी रिएक्ट करने के बाद भी इसका मतलब हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो इसमें से यही बोला था ऐसा कौन कौन सा सॉल्यूशन है जो जिंक से रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो मेरा एसिड से भी होगा और मेरा बेस से भी होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ इसका आंसर पी और आर, यानी सॉल्यूशन पी और सॉल्यूशन आर ये जिंक से रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस को निकाल देंगे। दूसरा क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना बच्चे, दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ दिस सॉल्यूशन कुड बी फॉर्म बाय द रिएक्शंस ऑफ अ मेटल ऑक्साइड, है ना, विथ वाटर। अब मेटल ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब कैसा नेचर, बेसिक इन नेचर, है ना, मेटल ऑक्साइड। तो कह रहे हैं इसमें से कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जो रिएक्ट करने के बाद मेटल ऑक्साइड बनाएगा। तो बेसिक है बच्चे, तो इसका आंसर जाना चाहिए, आपका सिंपल आंसर जाना चाहिए, ये आर वाला सॉल्यूशन होगा। तीसरा क्वेश्चन बच्चे ध्यान से देखना, इसमें आर आपको टिक करना है, सी वाले में टिक करना है। विच ऑफ दिस सॉल्यूशन कुड बी द रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन, है ना, ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जो इसमें इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन के लिए यूजेस होता है। तो इसमें आंसर आपका जाना चाहिए बच्चे, यहाँ पे आपका जाएगा क्यू, है ना, क्यों आंसर जाएगा, क्योंकि NaCl का फॉर्मेशन करेगा, ये एक तरीके का बच्चे न्यूट्रल कंपाउंड होगा, है ना। तो जो आपका जो ये न्यूट्रल कंपाउंड मतलब 7 वाला है, यही ऐसा सॉल्यूशन है जो इनके साथ इनके यूजेस पूछ रहा है, तो आपने लिख दिया कि ये वाला सॉल्यूशन। इसमें मोरल ऑफ द स्टोरी है कि आपको 3 तरीके के सॉल्यूशन दिए, 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको सॉल्यूशन के बस जस्ट नाम लिखना है, पी वाला सॉल्यूशन क्या कर सकता है, क्यू वाला क्या कर सकता है, आर वाला क्या कर सकता है। ये रही बच्चे आपकी क्वेश्चन नंबर 4 की फ्रेमिंग, बहुत अच्छी तरीके से आप इसे देख सकते हैं, है ना। चले आगे की तरफ अगर मूव करें बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अगर हम मूव कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं, ये बच्चे ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन नंबर 4 अभी तक अगर मुझसे ये भी आप पूछेंगे बच्चे कि अभी तक इनमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है बच्चे। तो जहां जहां इंपॉर्टेंट है उस चीज को भी आप नोट डाउन करते चलें कि अगर हमने एक चैप्टर से 10 क्वेश्चन किए तो 10 क्वेश्चंस के अंदर भी कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट है ना, जो मेरे हिसाब से जो मुझे लगते हैं बच्चे कौन से इंपॉर्टेंट है, वो मैं अगर आपको बताऊं तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट था और ये क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं। पहले देखते हैं फिर देखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है बच्चे, अ रिमार्केबल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड इज दैट दे कैन डिसॉल्व मेटल, है ना, दे कैन डिसॉल्व मेटल। और आपने पढ़ा भी होगा बच्चे ये मेटल वगैरह होते क्या है ना, मेटल को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सारी चीजें। व्हेन मेटल आर एडेड टू एन एसिड, जब मेटल को अपन ऐड करते हैं या रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, दे डिसइंटीग्रेट एंड डिसअपियर इनटू द एसिड। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है बच्चे कि स्टेट वन अदर कॉमन ऑब्जर्वेशन व्हेन मेटल डिसॉल्व इन एसिड। एक अदर ऑब्जर्वेशन बताइए बच्चे जब मेटल डिसॉल्व होता है इन एसिड के साथ, और एक्सप्लेन द रीजन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन। तो आप कोई भी मेटल ले लीजिए बच्चे, मान लीजिए अगर आपने एक तरीके का एक मेटल ले लिया है Zn, है ना, और आपने ये ले लिया है बच्चे, है ना, HCl ले लिया है, तो जैसे ही आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनेगा आपका ZnCl2, ये बनेगा ये। तो ये कह रहे हैं दो चीज आपको इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है बच्चे कि इसमें आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन, आपने ऑब्जर्व क्या किया। दूसरा, जो चीजें आपने ऑब्जर्व किया उसका आप रीजन भी बता दें, जो चीजें आपने ऑब्जर्व किया। जब मैं इस इक्वेशंस को लिख रहा हूं बच्चे तो मुझे इसमें एक चीज की दिख रही है कि इसमें हाइड्रोजन गैसेस की, है ना, या आप कार्बन डाइऑक्साइड कोई भी गैसेस ले सकते हैं, इसमें बबलिंग हो रही है। तो इसमें मैं पहला इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूं, इसमें ऑब्जर्वेशन में बबलिंग इज सीन। बबलिंग तो बच्चे दिख रहा है। दूसरी चीज, अगर मान लो आपने ऑब्जर्व किया, अच्छा ठीक है ये तो बबलिंग हो रही है, ठीक है, तो फिर मतलब उसका मतलब रीजन क्या होगा, रीजन ये होगा बच्चे क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है बच्चे, H+ जो हो रही है ये क्या हो रही है, रिलीज हो रही है ना, ये क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। दूसरा क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे दिया हुआ है इफ द एसिड विद द डिसॉल्व मेटल इज इवोपरेटेड, इफ द एसिड with dissolve the metal is evaporated, can we get the metal back, why और why not, है ना। ये कहना ये चाह रहे हैं अगर कोई भी तुम्हारे पास मेटल है, तुमने एसिड के साथ डिसॉल्व कर दिया, दोबारा वो मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा बच्चे। तो आंसर आपका जाना चाहिए नो, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बच्चे, क्योंकि जब भी आप किसी भी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं बच्चे, तो ये एक तरीके का होता है केमिकल चेंज, ये एक तरीके का क्या होता है बच्चे, केमिकल चेंज, है ना।
तो इसमें आप दोबारा उसे नहीं पा सकते हैं। अगर आप इसी एग्जाम्पल को अगर आप देखें, है ना, अगर मान लीजिए अगर आपने इस एग्जाम्पल को देखा हुआ है बच्चे, है ना, तो ये आपका जब बन रहा था ZnCl2, ये बन रहा था H2, जब इसमें आप देख रहे हैं तो ये एक तरीके की केमिकल है। अगर फिजिकल होता बच्चे तो आप फिजिकली में तो आराम से वो कर सकते थे, सेपरेट कर सकते थे, है ना, चीनी चीजों को सेपरेट कर सकते थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अपन दोबारा मेटल को नहीं पा सकते। हाँ, ये जो सॉल्ट का जो फॉर्मेशन बन रहा है बच्चे, इस सॉल्ट को अपन दोबारा मिल सकता है, पर यहाँ पे मेटल दोबारा नहीं मिल सकता। तो आपको आंसर में लिखना है नो, है ना। क्यों नहीं होता है बच्चे, क्यों, क्योंकि ये जो है ये एक तरीके का कैसा प्रोसेस है बच्चे, ये एक तरीके का केमिकल चेंजेस है। कैसा है, केमिकल चेंजेस है। केमिकल चेंज में किसी भी चीज को दोबारा नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। क्वेश्चन नंबर 3, in this question the word dissolve is used within quotes. This is because this is not actually an example of dissolving. What is the main difference, आपसे मेन डिफरेंस पूछ रहा है बच्चे, किस किस चीज का पूछ रहा है, इस चीज का पूछ रहा है कि जब अपन मेटल को डिसॉल्व करते हैं एसिड के साथ। अगर मान लो बच्चे मेरे पास कोई एक एसिड है, ये है मेरे पास एसिड, ये है एसिड, इसी एसिड के अंदर बच्चे मैंने क्या किया, मेटल को डिसॉल्व कर दिया। पहला ये पूछ रहे हैं कि इसका मेन डिफरेंसेस क्या है। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि अगर मान लो आपके पास यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चे, आप बहुत ध्यानपूर्वक देखना, ऊपर तो कहानी लिखी हुई है पर नीचे बच्चे 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, यहाँ से पहला क्वेश्चन ये है, मेटल डिसॉल्व इन एसिड, इसका एक आप अच्छी तरीके से मेन डिफरेंस बता दें। दूसरा, शुगर डिसॉल्व इन वाटर, इसका आप एक अच्छी तरीके से डिफरेंस बता दें। तो मैं आपको एक मेन डिफरेंस बता रहा हूँ, जब भी मेटल एसिड के साथ डिसॉल्व होता है तो आप ये कहेंगे इसका मेन एक डिफरेंस ये कि एक तरीके का होता है केमिकल चेंज। तो पहले का आंसर आप लिख सकते हैं बच्चे यहाँ पे कि ये एक तरीके का क्या होता है, केमिकल चेंज। और ऑलरेडी आपने पहले चैप्टर में ये सारी चीजें आपने पढ़ लिए होंगे, केमिकल चेंज। दूसरे का आप आंसर क्या डालेंगे, दूसरे के बच्चे बताइए, आप बताएं जल्दी से, दूसरे का क्या लिख सकते हैं कि शुगर डिसॉल्व इन वाटर, एक वाटर है, उस वाटर के अंदर मैं शुगर को क्या कर रहा हूँ बच्चे, अच्छी तरीके से डिसॉल्व कर रहा हूँ। डिसॉल्व अगर कर रहा हूँ तो इसके आंसर्स की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो अगर मैंने डिसॉल्व किया तो डिसॉल्व करने के बाद इसका क्या आंसर आएगा, तो बच्चे इसको तो अपन बैक भी कर सकते हैं, है ना। तो ये एक तरीके का क्या होगा, ये एक तरीके का होगा फिजिकल चेंज। ये कैसा चेंज होगा, फिजिकल चेंज। 3 चीजें पूछी हुई बच्चे, पहले में आपने क्या ऑब्जर्व किया, जब ये रिएक्शंस हो रही थी आपने ऑब्जर्व किया बबलिंग इन सीन, क्यों, क्योंकि उसमें H+ निकल रहा था। दूसरी चीज, इफ द एसिड विद डिसॉल्व कर रहे थे, क्या मेटल को कर सकते नहीं। हाँ बच्चे, ये जो आपका सॉल्ट है ये इवेपोरेट हो सकता है, ये सॉल्ट हो बच्चे, ये इवेपोरेट हो सकता है ना, पर मेटल इवेपोरेट नहीं हो सकता है। इसमें आपने लिख दिया क्यों, क्योंकि ये केमिकल चेंजेस है। तीसरे वाले में आप ये कह रहे हैं कि 2 एग्जांपल दिए रहे हैं और आपसे पूछ रहा है मेन डिफरेंसेस, तो आपने पहला जो मेन डिफरेंसेस है ये बता दिया है कि एक तरीके का केमिकल चेंज है और दूसरा ये आपका एक तरीके का है बच्चे फिजिकल चेंज है। आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से देख लें बच्चे, है ना, एक फिजिकल चेंज है और दूसरा कौन सा है, केमिकल चेंजेस है। एक फिजिकल चेंज है और एक केमिकल चेंज है। तो क्वेश्चन नंबर 5, मुझे उम्मीद है बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 भी अगर मैं मार्क करूं बच्चे तो ये भी मेरे लिए स्टार है, ये भी आपके लिए बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसमें आप बहुत अच्छी तरीके से। और मैं आपको इस तरीके से बताऊं बच्चे, आप ये सोच रहे होंगे कि पीछे की एक्सरसाइज में, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिए हुए बच्चे, ऐसा नहीं है कि मतलब सिंपल दिया एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक डिफाइन करो, है ना, ऐसा नहीं। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चे, इस टाइप की फ्रेमिंग भी हो सकती है बच्चे कि आपको कुछ एक मतलब, है ना, एक स्टेटमेंट दे दिया, स्टेटमेंट को अगर जिस बच्चे ने उस चैप्टर को पढ़ा होगा तभी तो उस बच्चे को ये लगेगा कि हाँ स्टेटमेंट कैसा है। तो आप ये चीजें अभी से दिमाग में हटा दीजिए कि आपसे मतलब एक सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्सोथर्मिक डिफाइन या डिस्प्लेसमेंट या ऑक्सीडेशन रिडक्शन में डिफरेंसेस बता दीजिए, है ना, या सेकंड चैप्टर एसिड में आप पढ़ लें तो एसिड को डिफाइन कर दीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चे, उन चैप्टर को जिस बच्चे ने एसिड बेस सॉल्ट को अच्छे से पढ़ा होगा उन सबसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये बच्चे कि जब आपको इस तरीके से क्वेश्चन आएगा आप उनके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने पढ़े नहीं है। आप प्रैक्टिस कीजिए ना, आप नहीं उठा सकते सीबीएसई के ऊपर, क्यों, क्योंकि अगर बच्चे ये चीज अगर देखी जाए तो ये सारी रिएक्शन आपने नहीं पढ़ी है, वो फिजिकल चेंज केमिकल चेंज आपने नहीं पढ़ा हुआ है, तो ये आपको मतलब इसके एक एक वर्ड एनसीईआरटी के अंदर मिलेंगे। पर जिस बच्चे ने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा,
उसे ये क्वेश्चन आएंगे। आप ये सोच रहे हैं कि हम ये कहेंगे कि ये क्वेश्चन मतलब एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, फिर ये सीबीएसई वालों ने कैसा दिया, आपका बच्चे आप गलत हो जाएंगे उस समय पे। इसीलिए कह रहे हैं कि कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से कर लें, आपके एग्जाम में बच्चे बहुत ज्यादा ये है ना बेनिफिट होगा, आप इस चीज को अच्छी तरीके से करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बच्चे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहे हैं, 7 की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चे सुनीता कैरीड आउट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन द लेबोरेटरीज, ठीक है। पहला पहले क्या कर रहे हैं, ये पहला ये कर रहे हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा बच्चे वैसे वैसे अपन करेंगे, है ना, कुछ अलग से नहीं करेंगे। पहले कह रहे हैं कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट का बच्चे सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लिख लेंगे कि सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी HCl के साथ बच्चे क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चे HCl के साथ ये रिएक्ट करवा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे मिल रहा है NaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, यहाँ पे है ना, यहाँ पे बच्चे आपको मिल रहे हैं ये। दूसरा कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है बच्चे, सोडियम का सिंबल होता है Na, H क्यों लगाते हैं, क्योंकि बाई है, CO3। दूसरे में ये कह रहे हैं विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे बच्चे आपका एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये आपका बनेगा NaCl, है ना। NaCl में बात के बाद आपके पास ये बन जाएगा H2O, और यहाँ पे बन जाएगा बच्चे CO2। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे कितने नंबर ऑफ सोडियम है बच्चे, सोडियम यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी सोडियम 1 है, हाइड्रोजन 1 है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन आप देख सकते हैं। CO कितने हैं यहाँ पे बच्चे, आपके पास 3 है ना, तो 3 यहाँ पे भी हो गए। मतलब कि जब इस चीज की आप रिएक्शन करा रहे हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ठीक है। इन्होंने जैसा जैसा कहा हमने लिख लिया। कैन सी फाउंड दैट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म इन बोथ द रिएक्शंस वाज द सेम, यानी कि जब उन्होंने पहली वाली रिएक्शंस को कंप्लीट किया और दूसरी वाली रिएक्शंस को कंप्लीट किया, तो दोनों रिएक्शंस में ये जो बच्ची है सुनीता, ये क्या कह रही है, ये देख रही है कि CO2 तो दोनों में निकल रहे हैं, है ना। आप सोचेंगे सर कहाँ निकल रहे हैं, तो देखना बच्चे CO2 इन दोनों केसेस के अंदर निकल रहे हैं। किसके किसके अंदर, है ना, देखो यहाँ पे भी बच्चे CO2 है पहले वाले केसेस के अंदर, और दूसरे वाले केसेस के अंदर भी CO2 है, निकल रहे हैं, ठीक है। इन्होंने जैसा जैसा कहा हमने ऐसा ऐसा काम कर दिया, ठीक है। इन्होंने बोला कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट, हमने ले लिया। फिर ये कह रहे हैं बाइकार्बोनेट को किसके साथ रिएक्ट करवाया है इन्होंने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमने बाइकार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवा दिया। तीसरा स्टेटमेंट ये वाला इन्होंने पढ़ा, सी फाउंड दैट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फॉर्म इन बोथ द रिएक्शंस वाज सेम, दोनों रिएक्शंस में CO2 जो है वो सेम है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन बच्चे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है ये आपसे पूछा जा रहा है, इज हर फाइंडिंग करेक्ट, क्या ये जो इसका फाइंडिंग है ये करेक्ट है, जस्टिफाई योर आंसर। हाँ तो ये तो सही है, इन्होंने तो अच्छी चीजें कही है ना, दोनों में जो इन्होंने ये कर रही थी। अब हमसे ये पूछा जा रहा है, हमसे ये पूछा जा रहा है, हम कैसे बता सकते हैं बच्चे कि ये जो चीजें हैं ये सही है या गलत है, कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हमने तो देखा है कि CO2 तो दोनों केसेस में निकल रहे हैं, यानी कि इस वाली रिएक्शंस को जब हम ये वाली कर रहे हैं तो इस वाली रिएक्शंस को कंप्लीट करने पे यहाँ पे भी CO2 आ रहा है और सेकंड क्वेश्चंस में भी आपका CO2 आ रहा है, ठीक है। अब इन्होंने बोला है क्या ये करेक्ट है, तो हाँ ये मेथड करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है। चलो दूसरा क्वेश्चन ये कह रहे हैं जस्टिफाई योर आंसर्स, अपने आंसर्स को जस्टिफाई करें। तो जस्टिफिकेशंस के अंदर बच्चे आपको क्या करना है, एक ये वाला और ये दोनों वाले पॉइंट लिखना है, एक ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, दोनों को आपको लिखना है, यही है आपका जस्टिफिकेशन। मतलब जस्टिफाई कर दो कि मतलब कर रहे हैं या नहीं, पहले तो आपने कह दिया यस, फिर आपको करेक्ट तो कह दिया यस सर होता है ये, तो दूसरी चीज है आपको जस्टिफाई भी करना बच्चे। तो ये दोनों चीजें आप बहुत अच्छी तरीके से लिख रहे हैं। इसमें लिखने में क्या दिक्कत होगी आपको, मैं आपको बताऊं कि इसमें लिखने में बच्चे आपको एक चीज की दिक्कत आ सकती है, वो दिक्कत ये है कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का तो फॉर्मूला आप याद कर लेना, और HCl तो आपके पास पता है, ये चीजें आप बना लेंगे बच्चे। जैसे ही जब इन चीजों का बनाएंगे तो आप देख लेना, आप मैच कर लेना बच्चे प्रोडक्ट में, कि जैसे मान लो मैंने CO2 लगा दिया तो यहाँ पे भी CO2 है या नहीं है ना, आप ये इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा, हाउ डज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट फॉर्म इन केस 1 कंपेयर टू सॉल्ट फॉर्म केस 2,
तो पहले वाले केसेस में बच्चे जब आप देखेंगे तो जो सॉल्ट का जो फॉर्मेशन हो रहा था, है ना, वो कितना हो रहा था ये सेकंड में। तो पहले वाले में बच्चे मेरा क्या बन रहा था, 2 टाइम्स ऑफ NaCl, और यहां पे बन रहा था मेरा बच्चे 1 टाइम्स ऑफ NaCl। तो मैं ये कह सकता हूं बच्चे कि जो पहला वाला जो है, पहले वाला का जो मतलब फॉर्मेशन है सॉल्ट का, ये ग्रेटर है किससे, एज कंपेयर टू सेकंड। कितना ग्रेटर है बच्चे, 2 टाइम्स ये ग्रेटर है। आप इस चीज के अंदर ये लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे 2 बन रहे हैं, यहाँ पे 1 बन रहा है, तो आप इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को आप देख लें, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, आपको स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो आप ले सकते हैं। ये चीजें आपकी बहुत अच्छी तरीके से हमने कर दी है बच्चे, है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आप बहुत अच्छी तरीके से ये, है ना, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करेंगे। इनमें बहुत ज्यादा, मैं आपसे फिर यही कह रहा हूँ बच्चे, इस टाइप के क्वेश्चन को करके ही जाना है ना। क्योंकि जब जब भी हम लोगों का एग्जाम होते थे या किसी भी बच्चों का एग्जाम होता है तो बाद में यही कहते हैं सर इस टाइप के भी क्वेश्चन कैसे आ गए। आप बच्चे, मैं फिर से आपसे ये कह रहा हूँ, है ना, कि आप इस टाइप के क्वेश्चन किए बगैर आप बोर्ड एग्जाम में मत जाना। इस टाइप के क्वेश्चन को करके ही जाना है। ये चीज बहुत अच्छी तरीके से ध्यान पूर्वक बैठा लीजिए कि इस टाइप के अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, अगर क्वेश्चन आ गया बच्चे 4-4 नंबर के 2-3 क्वेश्चन ऐसे अगर आ गए तो आपके केमिस्ट्री में बच्चे नंबर कट सकते हैं। तो इसीलिए बहुत ध्यान पूर्वक बच्चे 10-10 क्वेश्चन है हर चैप्टर के अंदर आप बना लो, बहुत अच्छी तरीके से बन रहे हैं ये क्वेश्चन, है ना। तो ये चीज मुझे हिसाब से बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 को आपने समझ लिया होगा, सी कैरीड आउट, है ना। तो चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अपन मूव करते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो आपने समझ लिया होगा कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, ये दोनों रिएक्शंस बच्चे आप पहले लिखेंगे बहुत अच्छी तरीके से। जैसी जैसी चीजें पूछ रहा है वैसे वैसे मैंने किया। इन्होंने पहले इन रिएक्शंस को इन्होंने वर्ड की फॉर्म में लिखा, मैंने जैसे जैसे इन्होंने किया मैंने उसको पूरी रिएक्शंस को बना दिया, है ना। बहुत अच्छा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है बच्चे, इसका आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 का बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन नंबर 7 को सबसे पहले अच्छे तरीके से समझते हैं, है ना। एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान पूर्वक समझते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर हो सकता है मेरे 2-3 टॉपिक को कवर कर दे, 2-3 टॉपिक मेरे रिवीजन हो जाए, इसलिए बच्चे आपको ध्यान पूर्वक अच्छी तरीके से करना है। टू प्रिपेयर अ सलाद, है ना, ड्रेसिंग, प्राग एड अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का बच्चे सॉल्यूशन था, सोडियम क्लोराइड का मतलब ये हुआ बच्चे NaCl, है ना। आप इस चीज को याद रखें। इन डिस्टिल्ड वाटर, है ना, टू विनेगर, है ना, सोडियम क्लोराइड से ये क्या कर रहे हैं, विनेगर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। स्टेट व्हाट चेंज विल अकर इन द फॉलोइंग। पहला, द पीएच ऑफ द विनेगर। तो विनेगर जो होता है बच्चे एक तरीके का सिरका होता है ना, आपने हिंदी में सुना होगा। ये जो गांव के लोग होते हैं ज्यादातर, मतलब, है ना, बनते भी हैं ये सिरका। तो पीएच क्या होगा बच्चे, तो यहाँ पे सबसे पहले पीएच जो होगा, पीएच ऑफ विनेगर, ये क्या होगा बच्चे, एक तरीके से मतलब ये इंक्रीज होगा। एसिडिटी की बात करूं, इंक्रीज उसमें, क्योंकि ये इतना ज्यादा घुल जाएगा, एसिडिटी क्या होगी बच्चे आपकी, ये कम होगी, है ना। तो एसिडिटी क्या होगी बच्चे, कम होगी। इन दोनों का रीजन आप लिख सकते हैं। पीएच ऑफ द ये चीजें आपकी कम होंगी, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल को, है ना। विनेगर की जो पीएच होगी बच्चे ये बढ़ेगी, एसिडिटी क्या होगी, कम होगी, है ना। आप इस तरीके से देख सकते हैं। और भी इसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन है बच्चे, आप इस तरीके से आप लिख भी सकते हैं, है ना, ध्यान पूर्वक से इस तरीके से आप लिख सकते हैं। पीएच इसका इंक्रीज होगा। आप कैसे भी एक नंबर में आपको लिखना बच्चे, आप लिख भी सकते हैं कैसे भी करके कि पीएच इस तरीके से इंक्रीज होगा। पहले वाले में आपको एक नंबर फुल में फुल मिलेंगे, इतने ही लिखने, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, आपको एक्सप्लेन नहीं करना है। दूसरा, एसिडिटी क्या होगी बच्चे, यहाँ पे कम होगी, है ना। एसिडिटी क्या होगी, कंप्लीट होगी। ये वही है बच्चे, किसी बीकर के अंदर जब किसी भी चीज को डिसॉल्व करते हैं वही वाला कॉन्सेप्ट है, कितना डिसॉल्व कर रहे हैं तो पीएच क्या होगी, कम होगी या कम होगी, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। आप बहुत ध्यान पूर्वक इसे क्वेश्चंस को करना है ना। पर क्वेश्चन नंबर जो आपका बच्चे 4 था, 5 था और 6 था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको पहली बात बता दी। दूसरा, यहाँ पे कुछ इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं बच्चे। राजेश वाज गिवन अ सब्सटेंस एंड आस्क्ड टू आइडेंटिफाई इट। He conducted 3 tests on the substance and recorded, है ना, recorded the result below P। ठीक है, कंडक्ट कर रहे हैं, 3 टाइप के बच्चे यहाँ पे टेस्ट हैं, है ना। 3 टाइप के आपको यहाँ पे टेस्ट दिख रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला कौन सा है। सबसे पहला अपन मार्क कर रहे हैं, सबसे पहले ये कह रहे हैं कि 3 तरीके के टेस्ट हैं इसमें बच्चे।
क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। उसके बाद इन्होंने रिकॉर्ड किया पी का कुछ, ही रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रही थी इसमें से बच्चे, और वाटर भी आपका निकल रहा था। सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट था आपके पास। ऑन हीटिंग विथ वाटर इट टर्न्स यूनिवर्स इंडिकेटर ग्रीनिश ब्लू, इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अमोनिया एज अ रॉ मटेरियल। अब इनमें क्या दिया हुआ, सबसे पहले ये आपको है ना 3 या 4 लाइन की बच्चे आपको स्टेटमेंट दिया हुआ, इसको आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आप ABCD का आंसर देंगे, एक एक नंबर का क्वेश्चन है। पहला ये कह रहा है कि व्हाट सब्सटेंस वाज राजेश गिवन, कौन सा सब्सटेंस ऐसा था जो राजेश ने दिया था। जब इस सब्सटेंस को बच्चे आप देखेंगे तो ये आपका आएगा सोडियम बाय कार्बोनेट। तो सोडियम बाई कार्बोनेट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये है Na का मतलब होता है सोडियम, S का मतलब होता है बच्चे बाय, CO3 मतलब कार्बोनेट। तो इनका जैसे ही अगर मैं डिकम्पोजिशन भी करूं बच्चे, तो यहाँ पे आपका सोडियम सॉल्ट है ना, और आपका वाटर वगैरह सारी चीजें कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। अभी हमने पीछे ये वाला क्वेश्चन किया हुआ। दूसरा, गिव वन यूजेस ऑफ सब्सटेंस बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज मेंशन इन P and Q, है ना। एक प्रॉपर्टी आपको बतानी है NaSCO3 की, P and Q की। तो आप लिख भी सकते हैं इसमें P and Q की ये कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं बच्चे। तो आप लिख सकते हैं सबसे पहले ये एंटाएसिड, एंटाएसिड भी आप लिख लें, एक नंबर का है, छोटा सा क्वेश्चन है ना। टूथपेस्ट के अंदर भी यूज कर सकते हैं, है ना, टूथपेस्ट के अंदर भी आप लिख सकते हैं, है ना। इस तरीके से आपको दिया हुआ है अच्छी तरीके से। दूसरा, राजेश लेटर रीड द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द सोडियम सॉल्ट। तो सोडियम सॉल्ट का बच्चे मतलब हुआ NaCl। फॉर्म इन Q P give another basic salt is manufacturing of the borax, identify the sodium salt फॉर्म इन P। तो P में ऐसा कौन सा सॉल्यूशन बनेगा बच्चे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन बनेगा Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, और ये है बच्चे सोडियम बाइकार्बोनेट। तो 3 तरीके का पूछा हुआ, 3 तरीके से आप यहाँ आंसर दे सकते हैं, है ना। इजी इजी क्वेश्चन है ये, कोई उतना वो नहीं है बच्चे यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर ये आपका हुआ है कौन सा 10। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बच्चे मूव करते हैं बहुत अच्छी तरीके से, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। अदिति, एक लड़की है बच्चे जिसका नाम है अदिति, है ना। अदिति का करने का मतलब क्या है, अदिति का कुछ करने का मतलब नहीं है। अदिति जो इनके मन में आ रहा है अपने हिसाब से किए जा रहे हैं। हर क्वेश्चंस के अंदर कभी अदिति, कभी प्रीति, कभी कोई ना कोई आ रहा है, इस चीज को याद रखना। अदिति फाइंड दैट अ मिक्सचर ऑफ एन एसिड, एक एसिड है बच्चे आपके पास और एक तरीके का आपके पास बेस है ना। डज नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर, ये कलर चेंज नहीं हो रहा बच्चे, ना तो ये रेड में हो रहा है कलर एसिड या बेस का, ना ही ये ब्लू लिटमस पेपर का चेंजेस हो रहा है ना। आदिति ने जब इस मिक्सचर को देखा तो कोई भी चीज बच्चे यहाँ से चेंजेस नहीं हो रही है। तो ये कहना ये चाह रहे हैं कंपेयर द अमाउंट ऑफ H+ एंड OH- इन द सॉल्यूशन। अब जब उन्होंने ये सारी चीजें की तो कोई चीज चेंजेस नहीं हो रही, तो इसमें क्या चेंज होंगे, कोई नहीं होंगे। तो जो H+ की जो बच्चे H+ आयंस है या जो H+ की जो कंसंट्रेशन है ये OH- की ये क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो भी आपके पास H+ होगा और ये जो OH- होगा, इनकी कंसंट्रेशन या जो भी आप बोल सकते हैं ये क्या होंगे, सेम होंगे, है ना। इसीलिए तो कोई चीज नहीं होंगे, अगर सेम होंगे तो नो चेंज, है ना, नो चेंजेस इन कलर, ये भी आप लिख सकते हैं, है ना। ये भी आप लिख सकते हैं नो चेंजेस इन कलर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी बच्चे बहुत वैसा है, मतलब कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है 1 नंबर के, है ना। जिस बच्चे ने 10 क्वेश्चंस को कर लिया, इतनी नॉलेज है बच्चे, इतनी नॉलेज है इसमें कि अगर उन्होंने, अब देखो आप ये कहेंगे सर ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, आपने PS नहीं पढ़ा, आपने PS भी पढ़ा होगा, PS से रिलेटेड इन्होंने ये क्वेश्चन डाल दिया हुआ है ना। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों हो गया कि इस टाइप के भी कैसे क्वेश्चन आ गए, तो आपसे डायरेक्ट ये थोड़ी पूछेगा अगर किसी का pH 1 है, किसी का pH 14 है, तो कौन सा एसिड कौन सा बेस, ऐसा कौन सा क्वेश्चन आएगा, ऐसा तो आ नहीं सकता है। तो एक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड भी अपनी तरफ से प्रिपेयर करके जाएंगे बच्चे कि अगर कोई एक डिफिकल्ट भी क्वेश्चन आ जाता है तो हमसे केमिस्ट्री के अंदर नंबर नहीं कटेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 के पास मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ बच्चे, pH इज मेजर्ड ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 14। pH स्केल आपने सुना होगा, pH स्केल में बच्चे एक तरीके की स्केल है जो 0 से स्टार्ट होती है 14 तक जाती है, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है बच्चे, है ना। तो pH से रिलेटेड ये क्वेश्चन है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना। pH इज मेजर्ड ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 14, ठीक है। pH को अपन यहाँ से यहाँ नापते हैं 0 to 14, ठीक है, अच्छी बात है। विथ लोअर वैल्यूज इंडिकेटिंग हायर, है ना, हाई हाइड्रोजन आयंस,
जो लोअर वैल्यूज होती है बच्चे ना, यानी कि उसके अंदर आप ये समझ सकते हैं हाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन होती है। अगर हाई नंबर ऑफ कंसंट्रेशन होगी तो इसका मतलब ये होगा मोर एसिडिक, है ना। पहली चीज ये, पहला कॉन्सेप्ट ये सिखाना चाह रहे थे, हम सीख चुके हैं। ये क्वेश्चन में ही बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती है। दूसरा, हायर वैल्यूज इंडिकेटिंग लो हाइड्रोजन वैल्यूज, है ना। कंसंट्रेशन मतलब लेस एसिडिक होगा। अगर कैसा होगा बच्चे, अगर हायर वैल्यू होगी, अगर लो हाइड्रोजन है तो लेस, अगर हाइड्रोजन ज्यादा है तो मतलब क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। उसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट ये कह रहे हैं यहाँ से, पहला कॉन्सेप्ट हमारा हो गया। पहला कॉन्सेप्ट ये सिखाना चाह रहे हैं कि कौन सा हाइड्रोजन कौन सा कितना एसिडिक होगा, कितना कम होगा, कितने हाइड्रोजन ज्यादा होने पे एसिडिटी ज्यादा होगी, एसिड ज्यादा होगा, या हाइड्रोजन कम होने पे एसिड कम होगी। ये चीज हमने पढ़ ली। अगला इनके क्वेश्चन में ये है कि अ पीएच ऑफ 7 इज कंसिडर्ड एज न्यूट्रल। ठीक है, ये भी आपको पता होगा, है कि नहीं, पता है कि नहीं। अगर किसी भी चीज का अगर पीएच 7 है तो न्यूट्रल होगा, ये तो बात सही है ना। एग्जाम है, एग्जाम तो नजदीक आए हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना। तो इसी तरीके से अगर 7 है तो ये आपका होगा न्यूट्रल। ठीक है, एवरी होल यूनिट इन पीएच रिप्रेजेंट अ 10 फोल्ड, है ना, इंक्रीज इन और डिक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। What would be hydrogen ion concentration of a solution of pH 4 be compared to a solution of 8? मान लीजिए बच्चे अगर किसी का 4 है, एक ये सॉल्यूशन है मेरे बच्चे, इसका पीएच जो था मेरे पास ये था 4, इसके सॉल्यूशन का पीएच है मेरे बच्चे कितना, इसका जो पीएच होगा बच्चे, इसका पीएच है मेरा 8। तो यही कह रहा है मतलब व्हाट विल बी द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, कितनी होंगी, है ना। तो हाइड्रोजन की अगर कंसंट्रेशन देखूं बच्चे तो ये 2 गुनी है, तो मैं ये कह सकता हूँ, है ना, इट इंक्रीजेस, है ना, 10 टाइम्स या फिर 10,000 टाइम्स, है ना, मोर कंसंट्रेशन है इसकी। इस क्वेश्चंस के अंदर आपको इतना ही देना है, लेकिन इस क्वेश्चंस के अंदर बच्चे आपको ये वाला भी पॉइंट याद होना चाहिए कि अगर हाई हाइड्रोजन है तो एसिड होगा, अगर लो है तो बेस होगा, कि एसिड कम होगा, क्या चीज होंगी ये भी आप पढ़ना बच्चे। ये वाले से रिलेटेड क्वेश्चन भी बना सकते हैं, हो सकता है यहाँ से भी कोई और क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन बना सकते हैं, तो आपको वहां पे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करूं बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं अपन, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 है अपने पास, यहाँ पे है बच्चे कुछ एक तरीके से, पीएच इज मेजर्ड यूजिंग अ पीएच मीटर। ठीक है, पीएच को अपन किससे मेजर करते हैं बच्चे, पीएच मीटर से, है ना। आइए देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है ना, जल्दी से खत्म करते हैं। ये पीएच मीटर है, विच कंप्राइजेस अ डिटेक्टिंग यूनिट कंसिडरिंग, है ना, कंसिस्टिंग ऑफ अ पीएच सेंसिटिव ग्लास इलेक्ट्रोड। ये आपको कुछ इस तरीके से बच्चे दिए हुए हैं, है ना। इसमें आपको अलग अलग तरीके से पीएच से पूरा सारी चीजें बताई हुई है कि ये एक आपकी पीएच रीडिंग है ना, इंडिकेटिंग यूनिट है, पीएच मीटर है, ये आपका पूरा सॉल्यूशन है। ग्लास इलेक्ट्रोड भी आपके पास लगाए गए हैं, है ना। लगाने के बाद आपसे पूछ क्या रहा है बच्चे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू मेजर द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन द ग्लास इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इनटू द सॉल्यूशन, है ना। किसके अंदर डिप कर रहे हैं बच्चे, सॉल्यूशन के अंदर क्या कर रहे हैं, नापने के लिए सॉल्यूशन के अंदर डिप कर रहे हैं। ठीक है, एंड pH is display on the screen is indicating unit before measuring the pH of another solution the glass electrode is, है ना, rinse and distill water and directly carefully। ये सब आपको एक चीजें है ना दी हुई है। यहाँ पे कह रहा है हाउ इज द pH रीडिंग ऑफ द सेकंड सॉल्यूशन लाइक टू बी अफेक्टेड इफ द ग्लास इलेक्ट्रोड इज नॉट ड्राई विद द सॉल्यूशन। पूछ क्या रहा है, इफ द सेकंड सॉल्यूशन बीइंग मेजर्ड, है ना, इज एसिडिक इन नेचर, इफ द सॉल्यूशन इज इतना, है ना। तो अगर एसिडिक में होगा बच्चे तो यहाँ पे आपका जो ये होगा, एसिडिक में अगर पूछ रहा है तो एसिडिक नेचर, है ना, नेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। अगर आपका सॉल्यूशन कैसा लिया हुआ है, एस प्लस की कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं कि एस प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। अगर सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉल्यूशन अगर कैसा होगा, एसिडिक होगा, है ना। दूसरा, बेसिक में बच्चे, बेसिक जो नेचर होगा ये बेसिक नेचर आपका कम होगा। अगर सॉल्यूशन कैसा होगा बच्चे आपका, अगर सॉल्यूशन कैसा होगा आपका, बेसिक होगा। सिंपल यहाँ पे ये दी हुई है। आपको जो यहाँ से ऊपर जो आपके ग्राफ दिए हुए, ये दिए हुए, इनसे कोई मतलब नहीं है। ये दूसरा यही कह रहे हैं कि इफ दिस सेकंड सॉल्यूशन बीइंग मेजर्ड इज एसिडिक इन नेचर, तो क्या चीज हो सकती है बच्चे, तो अगर कोई भी चीज एसिडिक होगी नेचर के अंदर तो जाहिर सी बात है एस प्लस होगा, और बेसिक होगा तो एस प्लस कम होगा या ज्यादा होगा। इसका रीजन यहीं पे दिया हुआ है ना। ये कोई वैसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ना, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखना है बच्चे क्वेश्चन नंबर 14, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। यहाँ पे दीप्ति है 3 फ्लास्क,
दीप्ति के पास बच्चे कितने फ्लास्क हैं? 3 फ्लास्क हैं, है ना? 3 तरीके के इसके पास क्या है बच्चे? फ्लास्क हैं। दीप्ति है 3 टाइप के फ्लास्क। कौन कौन से हैं? जल्दी से देखना ध्यान से बच्चे, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया 4, 5, 6, मैं भी एक तरीके का बच्चे है ना, एक टीचर हूँ, तो मैं आपको भी ये बता सकता हूँ इन 14 क्वेश्चन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जो जो चीजें मैंने बताई वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें भी ये वाला क्वेश्चन बच्चे ये आपका सबसे ज्यादा भी इंपॉर्टेंट है। दीप्ति है 3 फ्लास्क कंटेनिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नॉलेज बहुत होगी बच्चे। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब ये है आपके पास डाइल्यूट HCl, ये है आपके पास डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। 3 उसके तरीके के फ्लास्क है। एक फ्लास्क में ये रखा हुआ है बच्चे, है ना, एक फ्लास्क में ये रखा हुआ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरे में रखा हुआ बच्चे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरे सॉल्यूशन में क्या लिखा हुआ है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है बच्चे H2SO4। ये है आपका डाइल्यूट H2SO4, इसमें आपका रखा हुआ है HCl। तीसरे सॉल्यूशन में बच्चे रखे हुए हैं, तीसरे सॉल्यूशन में है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? NaOH। इसके अंदर क्या रखा हुआ है ना? सोडियम हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो 3 केसेस हैं बच्चे, आपको ध्यान रखना है। पहला है HCl, दूसरा है H2SO4, तीसरा है NaOH। द फ्लास्क्स आर नॉट लेबल, है ना, एंड सी डज नॉट हैव एनी pH इंडिकेटर। पहला ये कह रहा है विच ऑफ द सॉल्यूशन एबल टू सी आइडेंटिफाई मेकिंग मिक्सचर ऑफ पेरिस ऑफ द सब्सटेंस, है ना। एसिड वाला तो होगा नहीं बच्चे, है ना, एसिड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक आपका जो बेस होगा वही चीज इसके अंदर यूज हो सकती है, बेस ही होगा, क्योंकि इसमें OH होते हैं, बेस में आपको सारी चीजें पता है। व्हाट ऑब्जर्वेशन विल हेल्प हर टू मेक दिस आइडेंटिफिकेशन। जब इसे आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, है ना, तो आप आइडेंटिफिकेशन में ये लिख सकते हैं कि जो तीनों की तीनों चीजें हैं, डाइल्यूट HNO, डाइल्यूट आपका HCl प्लस H2SO4 प्लस NaOH, है ना, ये क्या होते हैं बच्चे? ये वॉर्म होते हैं। इनको जैसे ही तुम छुओगे तो ये कैसा होता है बच्चे? ये एक तरीके का वॉर्म होता है। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को देखें और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। आप इसका क्या कर सकते हैं बच्चे? स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। इसके आप लिख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो ये रहा बच्चे आपका पार्ट 2, है ना। पार्ट 2 के बाद ये आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है। देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर और भी हैं इसमें पार्ट 2 के में। पार्ट 2 में इतने ही क्वेश्चन है बच्चे, है ना। उसके बाद हाँ, यहाँ पे कुछ आपके वो दिए हुए हैं, आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये रहा आपका पार्ट 2 बच्चे। तो जिस बच्चे ने पार्ट 1 केमिकल इक्वेशन का पहले चैप्टर का पढ़ा, पार्ट 2 इसी तरीके से इसके भी पार्ट 2 है बच्चे, छोटे छोटे पार्ट हैं, ज़्यादा लंबे लंबे नहीं है। मैं बच्चे आपको फिर आपको लास्ट में ये बता के जा रहा हूँ, जिस बच्चे ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं करके जा रहे हैं उनका बच्चे लॉस होगा। तो आप इसके बच्चे क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से बना लेना, है ना, कर लेना, सारे क्वेश्चंस को पढ़ लेना। क्वेश्चन में भी बहुत सारे बच्चे कॉन्सेप्ट बेस्ड छुपा हुआ है, आप बहुत अच्छी तरीके से करना। हम मिलेंगे बच्चे चैप्टर नंबर 3 के अंदर, मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर मिलेंगे। मेटल एंड नॉन मेटल आप अच्छी तरीके से देखेंगे, है ना। तब तक के लिए बच्चे आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बच्चे बहुत नज़दीक है ना। ठीक है।